नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आर्थिक समृद्धि के संकेतकों जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के बारे में समझा था। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना की दो प्रमुख विधियों, पहली उत्पादन विधि एवं दूसरी व्यय विधि के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था एवं समझा था। आज के इस लेक्चर में हम आय विधि तथा इसके साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित प्रमुख जानकारियों से रूबरू होंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से। तो राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से जब हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है उस आय के योग के माध्यम से ही हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय को आय विधि के माध्यम से ज्ञात करते हैं। अगर हम संक्षेप में देखें यहाँ पर तो हमने राष्ट्रीय आय की गणना की तीन विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की तीन विधियां हैं। एक है व्यय विधि हो जाएगी, एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरी उत्पादन विधि और तीसरा आय विधि। आय विधि में हमने यहाँ पर जो देश में आय विधि के तहत देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए खर्च के रूप में हमने यहाँ पर व्यय विधि के माध्यम से नेशनल इनकम को निकाला था। और इसको हमने इस तरीके से निकाला था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू सी, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग प्लस का आई फॉर इन्वेस्टमेंट या निवेश, फिर जी फॉर गवर्नमेंट परचेसेस या सरकारी खरीद प्लस का एक्स यहाँ पर निर्यात माइनस का क्या हो जाएगा आयात। इस माध्यम से हमने देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए खर्च के रूप में हमने राष्ट्रीय आय को निकाला था। किस विधि से? यहाँ पर व्यय विधि से। अब वैसे उत्पादन विधि में हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो प्रत्येक वस्तु का उत्पादन है या उसके उत्पादन में जो मूल्य वर्धन होता है उस मूल्य वर्धन के योग के माध्यम से ही हमने यहाँ पर उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को निकाला था, राइट। और उत्पादन विधि से हमने उत्पादन विधि को हम जीबीए मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जीबीए मेथड में हमने कैसे निकाला था, जो अंतिम वस्तु की कीमत, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में से यदि हम क्या घटा देते हैं यहाँ पर, जो मध्यस्थ वस्तु की कीमत, राइट। तो यहाँ पर अंतिम वस्तुओं की कीमत से मध्यस्थ वस्तुओं की जो कीमत है उसको घटा दें तो उससे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमको ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्राप्त होगा। और इस माध्यम से हमने यहाँ पर जो है उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया था। अब यहाँ पर आय विधि में देखें तो हम आय विधि में यहाँ पर किस पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आय पर। हमने यहाँ पर दिया था व्यय पर जो थी, ये विधि व्यय केंद्रित थी इसलिए इसको व्यय विधि कहते हैं। ये उत्पादन केंद्रित थी तो उत्पादन विधि। और यहाँ पर हम किसको देखेंगे, आय केंद्रित विधि है। अब यहाँ पर आय किस किस को प्राप्त होती है, देखिए हमने एक कक्षा में पढ़ा था कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, राइट। उत्पादन की क्रिया में उत्पादन के हमने 4 साधनों के बारे में पढ़ा था। तो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं और उनको जो आय जनित होती है उस आय को अगर हम जोड़ लें तो हमको राष्ट्रीय आय पता चल जाएगी, और जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं, जैसे आपको पता है कि सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूमि, लैंड, राइट। और भूमि में भूमि, जंगल, नदियाँ, सभी प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पूंजी, कैपिटल, राइट। और कैपिटल भी कई प्रकार की होती है, राइट। वित्तीय पूंजी हो जाएगी, फिर भौतिक पूंजी में मशीनें आ जाएंगी, राइट। बौद्धिक पूंजी में विचार, आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में भूमि, पूंजी, श्रम, राइट। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उद्यमी, राइट। ये उत्पादन के 4 क्या हैं, साधन है, राइट। जो उत्पादन की क्रिया है वो इन 4 साधनों के संयुक्त रूप से ही क्या होती है, संपन्न होती है। और जब
उत्पादन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो इनको भी जो आय होती है उस आय में से प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसे भूमि का उत्पादन प्रक्रिया में जब उपयोग होता है, इसके प्रतिफल में भूमि के लिए क्या मिलता है? किराया मिलता है, राइट? किराया या लगान के रूप में यहाँ पर आय प्राप्त होती है। वहीं पूंजी, जो भी उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है, पूंजी पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। वहीं श्रम, श्रम के लिए क्या होता है? यहाँ पर वेजेस, राइट? वेजेस, या वेजेस, श्रम को हिंदी में हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाएगा? वेतन, राइट? और यहाँ पर उद्यमी, उद्यमी ही उत्पादन के इन तीन साधनों को मोबिलाइज करता है और उसको लाभ या हानि जो है वो प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर इस विधि में क्या हो जाएगा? लाभ या हानि। अब अगर हम यहाँ पर उत्पादन के जो साधन है और उनके जो जितनी भी आय है, इस आय को अगर हम जोड़ लें तो हमको राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। और इस मेथड में यही हमको यहाँ पर याद रखना है। अगर हम इसको परिभाषा के तौर पर देखें तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना में एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय, ध्यान देना इस पर, कौन सी? कारक आय का कुल योग ज्ञात किया जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय का योग ज्ञात किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक संगठन के कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक या क्षतिपूरक आय, फिर प्रचालन अधिशेष, राइट? जैसे भूमि हेतु क्या अभी मैंने बताया था, लगान, उद्यमियों को क्या दिया जाता है? लाभांश, एवं मिश्रित आय को जोड़कर मूल्यवर्धन ज्ञात किया जाता है, राइट? और इसके साथ ही इस विधि में किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादन के साधनों को किया गया जो आय का भुगतान ही साधन लागत पर क्या होता है? शुद्ध मूल्यवर्धन होता है। तो यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हो जाएंगे, जैसे अभी हमने देखा था भूमि, राइट? तो उत्पादन के साधनों को जो यहाँ पर उत्पादक इकाई के द्वारा जो आय का भुगतान होता है उसे ही साधन लागत पर शुद्ध मूल्यवर्धन कहते हैं। और फिर इसी मूल्यवर्धन के उपयोग से हम यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर नेशनल नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे, उसमें क्या हो जाएगा? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में यहाँ पर नगद मजदूरी एवं वेतन को लिया जाता है। इसके साथ ही इसमें सेवानिवृत्ति जो पेंशन है वो भी सम्मिलित की जाती है। सामाजिक सुरक्षा में जो नियोजक है उसका भी योगदान इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कर्मचारियों के पारिश्रमिक में नगद मजदूरी, वेतन, सेवानिवृत्ति पेंशन, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का जो योगदान है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, राइट? यहाँ पर ध्यान रखना कि सामाजिक सुरक्षा जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें आपको पता होगा कि प्रोविडेंट फंड में जो श्रमिक होते हैं, राइट, जो लेबर होते हैं, उनकी इनकम में से एक जो भाग है, एक भाग कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। और उसका जो एक भाग है वो किसको देना पड़ता है? नियोजक को देना पड़ता है, अर्थात वो जिस कंपनी में कार्य कर रहा है उस कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर जो एक भाग है जो कि कौन देती है? सरकार। दरअसल ये यहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट में आ जाता है, इसीलिए इसको सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि जो नियोजक का योगदान होता है वो सैलरी के रूप में यहाँ पर गिना जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान इसमें सम्मिलित करते हैं, सेवानिवृत्ति जो पेंशन है वो भी सम्मिलित करते हैं, नगद मजदूरी, मजदूरी तो हमेशा आएगी ही आएगी, एवं वेतन। वैसे ही जो प्रचालन अधिशेष है, राइट, प्रचालन अधिशेष सरप्लस जैसे लाभ है, राइट, या फिर लगान है, या फिर जो अवितरित लाभ है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इसके साथ ही जो अन्य मिश्रित आय है, इन तीनों को जोड़ दें तो हमको NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? प्राप्त होगा। और यदि जो NDP फैक्टर कॉस्ट है
उसमें हम नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को भी क्या कर दें, जोड़ दें, तो फिर क्या हो जाएगा, हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर प्राप्त हो जाएगा। और आपको पता है कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है राष्ट्रीय आय, राइट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। तो हमने सबसे शुरू में हमने क्या निकाला, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, और उसमें हमने जो नेट फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, राइट, उसको हमने यहां पर जोड़ दिया। अब ये एनएफआई क्या होता है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दिया है, राइट। तो इसको जोड़ दे तो हमको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी, और यही तो क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। इसके साथ ही या फिर हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर निकाल सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर WCPR। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू W प्लस का C प्लस का P प्लस का R। अब यहाँ पर जो W क्या है, तो W यहाँ पर हो जाएगा वेजेस टू लेबर, राइट। यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनके जो वेजेस दिए जाते हैं, राइट। I का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये W हो जाएगा, जैसे जो वेजेस है, तो जो श्रमिकों को जो वेजेस या वेतन दिया जाता है वो W हो जाएगा। फिर पूंजी पर जो ब्याज मिलता है इंटरेस्ट, राइट। फिर यहाँ पर लाभ प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेंट R हो जाएगा। और इन चारों को ही तो हमने कहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा तो W वेजेस टू लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर और ओनर ऑफ द फर्म, और रेंट फॉर क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर WIPR इन सब को जोड़ देते हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर प्राप्त हो जाएगा। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दें, जोड़ देते हैं, तो वो किस पर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस पर जीडीपी प्राप्त हो जाएगा, राइट। और इस तरीके से हमको जो है राष्ट्रीय आय की जो है गणना वो पूरी तरीके से पता चल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस विधि में जो है राष्ट्रीय आय क्या होती है, आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना में एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग ज्ञात किया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम विधि जो है आय विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। अब हो सकता है यहाँ पर 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि से गणना करते समय कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, या इसके लिए कौन कौन से समाधान है, तो वो देखते हैं। तो आय विधि से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो ये जो कठिनाइयां हैं, ये निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। सबसे पहला हो जाएगा कि इस विधि से गणना करते समय निम्नलिखित को ज्ञात करना कठिन होता है। किसको, पहला, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वेतन, भत्ता एवं मजदूरी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें से अगर हम देखें तो फॉर्मल सेक्टर में या फिर जो पंजीकृत कंपनियां हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में कम मात्रा में लोग क्या हैं, कार्य करते हैं, और वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार पाने वालों की संख्या बहुत ही क्या है, ज्यादा है। तो जो भी व्यक्ति इनफॉर्मल सेक्टर में कार्य करता है, राइट, उस व्यक्ति का वेतन कितना है, उसको कितना अलाउंस मिलता है, और कितना उसकी जो है मजदूरी है, वो ज्ञात करना बहुत ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, राइट। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो पारिश्रमिक है अगर यही ज्ञात नहीं करेंगे तो इस आय में जो है कई प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज होंगी या कई प्रकार की गलतियां होंगी। तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वेतन, भत्ता, मजदूरी ज्ञात करना क्या होता है, कठिन होता है, जिससे समस्या जाती है। दूसरा, स्वनियोजित आय या स्वयं की आय की गणना कैसे की जाए। हमारे देश में कई व्यक्ति, उनकी खुद की दुकान है, वो ठेले पर सब्जियां बेचते हैं या फिर वो रिक्शा चलाते हैं या उनका कोई भी बिजनेस है, तो उनकी जो खुद की आय है उसकी गणना कैसे होगी और सरकार किस विधि से जो है
निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में जो बहुत बड़ी संख्या में एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो व्यक्ति हैं उनकी इनकम कैसे पता चलेगी, ये भी यहाँ पर ज्ञात करना कठिन हो जाता है। वहीं फिर लाभांश में अंतर क्या होगा, किसी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, उसमें से कितना लाभांश, जो किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से उसके जो लाभांश हैं, जो जितने भी निवेशक हैं उनको कितना दिया जाएगा, राइट, कितनी मजदूरी दी जाएगी, तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। और ऐसे ही कंपनी का जो लाभांश है उसको ज्ञात करना भी क्या होता है, यहाँ पर कठिन होता है। तो यहाँ पर ज्ञात करने में जो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, स्वनियोजित आय, लाभांश कर और कंपनी लाभांश, इनको ज्ञात करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की गणना करने में भी, राष्ट्रीय आय की गणना को आय विधि से गणना करने में भी कठिनाइयाँ जाती हैं। इसके साथ ही इस विधि में कई प्रकार के आंकड़े जो है निजी क्षेत्र से हैं, कई हर सेक्टर से हमको जो है आंकड़ों की आवश्यकता होती है और आंकड़ों की कमी के कारण भी इस विधि से गणना करने में काफ़ी कठिनाई होती है। वहीं इस विधि से गणना करते समय हमको निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है यहाँ पर कि शामिल ना किया जाए। तो इस विधि से गणना करते समय कौन कौन सी चीजें सम्मिलित नहीं करनी है, सबसे पहला क्या हो जाएगा, हस्तांतरण भुगतान हो जाएगा। पहले ही क्लास में बताया था कि हमेशा राष्ट्रीय आय की गणना में हम उत्पादित वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। तो जो जितना भी हस्तांतरण भुगतान थे सरकार के द्वारा, जैसे सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है, छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, राइट, या वृद्धावस्था पेंशन जो देती है, तो वो सभी जो है बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन सभी हस्तांतरण भुगतान में आएंगे और इनको हम गणना करते समय सम्मिलित नहीं करते हैं। वैसे ही गैर कानूनी जो आय होती है, राइट, इलीगल होती है, राइट, चोरी, सट्टेबाजी या जुए से जो आय होती है उस आय को भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता है, राइट। वैसे ही जो पुरानी वस्तुओं की बिक्री है उससे जो आय प्राप्त हो रही है उसको भी हम यहाँ पर सम्मिलित नहीं करते हैं। कारण क्या है कि उस वस्तु का उत्पादन जिस वर्ष में हुआ था उसको उस वर्ष की जो है नेशनल इनकम उसमें ज्ञात कर लेते हैं, राइट। वैसे ही जो मृत्यु कर होता है, राइट, मृत्यु कर या जो संपत्ति कर होता है इनको भी हम यहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके साथ ही इसमें इस विधि से जब हम गणना करते हैं तो शामिल किसको किया जाए, जो स्व उपभोग के लिए जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनके आरोपित मूल्य को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी गणना करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय की 3 विधियों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। हमने उत्पादन विधि के बारे में, राइट, फिर व्यय विधि के बारे में एवं आय विधि के बारे में, तीनों विधियों के बारे में समझ लिया है। हो सकता है कि एक विधि से जो है 5 नंबर का एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाए, या हो सकता है कोई भी जो है तीनों में से कोई भी एक विधि जो है वो 11 नंबर में भी पूछी जा सकती है। अब हम राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष, राइट। आधार वर्ष जो है वो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, आधार, राष्ट्रीय आय की गणना में आधार वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि जो आधार वर्ष होता है, बेस ईयर, आधार वर्ष किसी भी वर्ष को नहीं मानते। आधार वर्ष हमेशा उस वर्ष को माना जाता है जिस वर्ष कोई बड़ी आर्थिक गतिविधि ना हुई हो, राइट। आधार वर्ष उसको मानते हैं जिसमें कोई बड़ी आर्थिक गतिविधि, जैसे हो सकता है कि उस वर्ष युद्ध ना हुआ हो, राइट, राजनीतिक जो है उठापटक ना चल रही हो, या फिर हो सकता है सूखा, बाढ़ जैसी कई समस्याएं जो है प्राकृतिक जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हुई हो। क्योंकि कारण क्या है कि जब कभी भी युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या कई अन्य इस तरीके की जो समस्या होती हैं उनकी वजह से उस वर्ष में वस्तुओं की कीमत में या तो बहुत ज़्यादा उतार होता है या चढ़ाव हो जाता है। मतलब
या तो मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, इस वजह से हम उस वर्ष को जो है वो आधार वर्ष के रूप में नहीं लेते हैं, राइट। तो आधार वर्ष उसको लिया जाता है जिस वर्ष में आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो, राजनीतिक गतिविधियां सामान्य हो, उस वर्ष को आर्थिक गतिविधि के रूप में लिया जाता है। दूसरी चीज आप यहां पर यह भी समझेंगे कि आर्थिक जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष को बदला जाना भी क्या है, बहुत जरूरी होता है, राइट। क्योंकि जब हम बहुत पुराना आधार वर्ष लेते हैं तो उससे कई बार जो है वो हमें ऐसा लगता है कि नेशनल इनकम क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी वैसे ही वैसे कम एवं जो है स्थायी मुद्रा जो स्फीति होती है वो भी क्या होती है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, राइट। और अगर हम देखें तो कई वर्षों में, जैसे 10 से 15 वर्षों में जो कम एवं स्थायी मुद्रा स्फीति होती है, राइट, अगर हम 10 वर्ष का एक अंतराल मान ले तो 10 वर्ष में भी बहुत बड़ा क्या होता है, अंतर आ जाता है। मुद्रा स्फीति के कारण कई बार जो है वो वस्तुओं की जो कीमत है उसमें वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है। और इस वजह से अगर हम पुरानी जो मुद्रा आधार वर्ष है उससे गणना करते हैं तो हमको राष्ट्रीय आय बहुत बड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे हमने कहा कि 1995 में उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि 5 किलो आलू का उत्पादन हुआ और उस समय पे हर एक आलू का जो रेट था वो कितना था, 5 रुपये था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम राष्ट्रीय आय में क्या लेते हैं, किसी भी देश की कुल उत्पादन एवं सेवाओं का उत्पादन तो कितना हो जाएगा, 25 रुपये। तो मान लीजिए कि ये हमारे 1995 की हमारे देश की क्या हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई। अब हमने कहा कि हम बात करते हैं 2020 की, राइट, बहुत लंबा समय हो गया 15 वर्ष का। अब हमने देखा कि इस वर्ष तक आते आते यहाँ पर जो है आलू की कीमत वो हो गई 20 रुपये, राइट। और जबकि उत्पादन कितना हुआ, 4 किलो, मतलब यहाँ पर रेट हो गया, अब रेट हो गया यहाँ पर उत्पादन हुआ 4 और रेट हो गया 20 रुपये। तो अब कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। तो आप प्रथम दृष्टया देखेंगे कि भाई 1995 में हमारी जीडीपी कुल कितनी थी, 25 रुपये, अब कितनी है, 80 रुपये। आपको लगेगा कि जीडीपी में तो बहुत वृद्धि हो गई, लेकिन अगर हम देखें तो हर वर्ष जो है थोड़ी थोड़ी मुद्रास्फीति थी। उस वजह से यहाँ पर जो है हमको ऐसा लगता है कि आधार वर्ष की तुलना में जो है हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसीलिए हम बहुत पुराना आधार वर्ष भी नहीं ले सकते हैं। ये पहली चीज़ हो गई, राइट। ये पहली सिचुएशन हुई कि हम बहुत पुराना आधार वर्ष भी नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर आधार वर्ष को बहुत पास का आधार वर्ष भी ले लेंगे तब भी उससे जो है हमारी राष्ट्रीय आय उसमें अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अब हमने यहाँ पर मान लिया कि 2020, जैसे 2020 की जो है नेशनल इनकम हम ज्ञात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 2017 का। अब 2017 में क्या हुआ कि 2017 में आलू का उत्पादन कितना हुआ, 4 किलो हुआ, लेकिन 2017 में जो प्राइस था वो था यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 15 रुपये, तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी जो है वो अर्थव्यवस्था में हमको बहुत ही ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, उछाल देखने को मिलता है। ये यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, राइट। या फिर जब हम नए आंकड़ों से लेते हैं तो आधार वर्ष की तुलना में भी क्या होती है, कई बार अंतर आ जाता है। तो इसीलिए आधार वर्ष ना तो बहुत पुराना होना चाहिए और ना ही बहुत नया होना चाहिए। उससे ना जो राष्ट्रीय आय होती है वो हमको जो वास्तविक है, जो रियल नेशनल इनकम है उससे बड़ी या कम प्रतीत होती है, राइट। तो यहाँ पर ये 3 कंसेप्ट थे जो कि मुझे आपको बताने थे। अब अगर हम यहाँ पर हमारे नेशनल इनकम की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यहाँ पर ये हो जाएगी कि जो नेशनल इनकम की जो गणना है वो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, CSO के द्वारा की जाती है, राइट। तो CSO ही जो है हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जाना जाता है, CSO, राइट। दूसरी चीज ये कि CSO ने 2015 से
राष्ट्रीय आय को जो मापने का आधार वर्ष है वो 2004-05 से संशोधित करके कितने कर दिया है, 2011-12 कर दिया है, ताकि जो एक औसत वर्ष के रूप में हमें राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है उसका बहुत अच्छे से जानकारी मिल सके। राइट, तो यहाँ पर 2015 से राष्ट्रीय आय का जो आधार वर्ष है वो 2004-05 से संशोधित होकर कितना हो गया है, 2011-12 हो गया है। राइट, तो 2011-12 में जो हमारी राष्ट्रीय आय थी वो वर्तमान समय में, मतलब 2011-12 के आधार पर ही वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय आय को मापने की विधि, कि हम हमारे देश में कौन सी विधि को यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2015 के बाद से यहाँ पर समृद्धि एवं विकास को जो है GBA के आधार पर, राइट, अगर हम देखें तो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय की गणना को GBA के आधार पर, ग्रॉस वैल्यू एडेड के आधार पर मापा जाता है। राइट, अब अगर ये आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आखिरकार GBA के आधार पर मापे या GD के आधार पर मापे, तो इसमें अंतर क्या होता है वो हम इस स्लाइड से समझेंगे। देखिए 2015 के बाद से हम GBA को अपना रहे थे। GBA में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो उत्पादन है, जैसे कृषि क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, राइट, उद्योग क्षेत्र में किन सेवाओं एवं वस्तुओं का उत्पादन हुआ, वही सेवा क्षेत्र में जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ, उस पूरे के पूरे को जोड़ ले तो हमको उत्पादन का पता चल जाता है। राइट, तो यहाँ पर हमको जो हमारी अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ है उसके आधार पर हम यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। इससे हमको ये पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में वृद्धि हो रही है और कौन सा जो क्षेत्र है वो उसमें कमी आ रही। जाहिर सी बात है, जैसे भी हमने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र में अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, और वहीं अगर हमने कहा कि सेवा क्षेत्र में जो है उत्पादन घट रहा है तो सेवा क्षेत्र में भी, सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। वैसे ही हम यहाँ पर जो क्षेत्र विशेषण, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र में भी जो सीमेंट उद्योग है या पेट्रोल उद्योग है या फिर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें कितनी वृद्धि हो रही, कितनी कमी हो रही है, इन सब के माध्यम से हम क्या निकालते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसीलिए उत्पादन विधि या जो ग्रॉस वैल्यू एडेड विधि है, इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उससे हमें हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधि, प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है और हमें ये समझने में बहुत सहूलियत हो जाती है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो उसमें वृद्धि दर तेजी से हो रही है और कौन से क्षेत्र में वृद्धि दर बहुत कम हो रही है। राइट, लेकिन अब ये तो हो गई, हमने यहाँ पर GBA की बात की, लेकिन उसके बाद में इससे हमको आंकड़े तो बहुत अच्छे मिल रहे थे, नो डाउट, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जा रही थी। और वो समस्या क्या है कि यहाँ पर जो हमारे देश में नीतियाँ बनती हैं वो हमेशा मांग को ध्यान में रखकर या कंज्यूमर को ध्यान में रखकर क्या होती है, नीतियाँ बनती हैं। और जबकि ये जो विधि थी ये आपूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही थी। भाई हम ये देख रहे थे कि हमारे देश में उत्पादन कितना हो रहा है, लेकिन उत्पादन अगर जब तक खपत में नहीं बदलेगा हमारे देश में आर्थिक वृद्धि नहीं होगी। तो ये जो उत्पादन विधि थी ये आपूर्ति पक्ष को, सप्लाई साइड के बारे में या उत्पादक पक्ष के बारे में इससे हमको जानकारी मिल रही थी। इसीलिए यह विधि जब हम देश में आर्थिक नीति बनाते हैं तो उस आर्थिक नीति को बनाने में यह विधि उतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती है। इसीलिए 2018 में RBI ने आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास की गणना के लिए जो है अब वह विधि या हम एक तरीके से क्या कहें GDP मेथड को इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। उसका कारण क्या है कि जो वह विधि है ये वह विधि किसको दर्शाती है, मांग पक्ष को। भाई जितना ज़्यादा व्यय होगा उसका मतलब उतनी ज़्यादा क्या है, मांग है, और उतनी ज़्यादा मांग होगी तो उतनी ज़्यादा हम जो हैं उपभोक्ता की जो है आर्थिक गतिविधियों को समझने में सक्षम होंगे।
और जब हमको मांग के बारे में, मांग पक्ष के बारे में, उपभोक्ता की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो हम जो है आर्थिक नीति, एक बेहतर जो है आर्थिक नीति बनाने में क्या होंगे, सफल होंगे। यही कारण है कि 2018 में आरबीआई ने अप्रैल 2018 से जीबीए की अपेक्षा जीडीपी को आर्थिक गतिविधियों जैसे नीति निर्माण या डाटा एनालिसिस हेतु उपभोग करने का क्या किया है, प्रयोग किया है। अब ध्यान रखिए, अगर एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधि है वो जीबीए से बदलकर जीडीपी आधारित या वह विधि का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैंने जो आपको पूरा का पूरा अभी समझाया है हम उसको बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं कि चूंकि जो जीडीपी है वो जीडीपी किसको, यहाँ पर जो जीबी है वो आपूर्ति पक्ष, उत्पादक पक्ष को प्रदर्शित करता है, तो जीडीपी मांग पक्ष या उपभोक्ता पक्ष को प्रदर्शित करता है। और मांग पक्ष या उपभोक्ता पक्ष से हमको नीति निर्माण में क्या होती है, सहूलियत होती है। इसीलिए जो है जीबीए के स्थान पर जीडीपी को जो है आर्थिक आंकड़ों के आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये इसका एक फायदा और है, वो फायदा ये है कि जो जीडीपी आधारित आर्थिक समृद्धि होती है, राइट, वो जीडीपी आधारित इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के अन्य देशों में भी क्या है, निकाली जाती है। इसीलिए अगर हम हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है या नेशनल इनकम है उसको जीडीपी के आधार पर निकालते हैं तो हम दूसरे दुनिया के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं से हम एक बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमको विदेश नीति जो है निर्धारण करने में सहायता मिलेगी, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं राष्ट्रीय आय संबंधी जो है अनुमान वो हम निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर ये प्रश्न जो है ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो उसका मतलब हमारे देश में आर्थिक विकास या आर्थिक जो वृद्धि दर है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान होना हमारे देश के लिए अति आवश्यक है। और राष्ट्रीय आय की गणना की जो राष्ट्रीय आय की अनुमान था वो हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले भी हुआ है और वर्तमान समय में तो कौन करता है, सीएसओ करता है, राइट। अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की गणना का जो अनुमान था वो सबसे पहले दादाभाई नेहरू जी ने किया था। दादाभाई नेहरू जी ने राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान 1868 में किया था और 1868 में पर कैपिटा इनकम, ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, मात्र 20 रुपये। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन ने भी राष्ट्रीय आय की गणना की थी और इसके आधार पर 1901 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 30 रुपये थी। फिर विलियम डिब्बी, राइट, जिनकी सहायक आपको पता होगा राजा राम मोहन राय विलियम डिब्बी के सहायक माने जाते हैं और उन्हीं विलियम डिब्बी ने जो है 1899 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। उनके आधार पर जो थी 18 रुपये हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय थी, ठीक है। वहीं VK राव ने 1931-32 में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान किया था और उनके आधार पर 1931 से 32 के बीच में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, यहाँ पर 62 रुपये थी, राइट। आगे चलकर मैं आपको प्रति व्यक्ति आय भी बताऊंगा। प्रति व्यक्ति आय का सीधा सा मतलब होता है नेशनल इनकम अपॉन जनसंख्या, राइट। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ लिखा है राष्ट्रीय आय और यहाँ पर लिखा है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद में यहाँ से तो एग्जाम्स में हमको इस तरीके से फ्लो चार्ट भी प्रयोग करना है ताकि ये समझना बहुत आसान हो जाए। स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना का जो पहला प्रयास है वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया था और वाणिज्य मंत्रालय ने 1848 में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान करने का प्रयास किया था। फिर हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई थी कब, 1949 में, जिसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस।
इसीलिए इसको महालनोबिस समिति भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय समिति या पीसी महालनोबिस समिति के आधार पर 1948-49 हेतु जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, 246.9 रुपये मात्र, जबकि जो नेशनल इनकम थी वो कितनी है, 8,650 करोड़ रुपए। किस वर्ष के लिए, 1948 और 1949 के लिए, राइट। अब इसके साथ ही अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का जो अनुमान है वो CSO के द्वारा जारी किया जाता है, राइट। और CSO जो है वो हर वर्ष जो है, CSO हर वर्ष जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, आर्थिक CSO यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान करता है, जिनका प्रकाशन जो इकोनॉमिक सर्वे है या आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें इन आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता है, राइट। अब हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व क्या है। तो ये भी जो है अपने आप में 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व क्या है, आखिरकार राष्ट्रीय आय की गणना से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। तो राष्ट्रीय गणना जो की जाती है उससे हमारे देश में कई फायदे होते हैं या कई लाभ होते हैं जिनको हम प्रमुख बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का क्या होता है, सूचक होता है। राष्ट्रीय आय जो आर्थिक समृद्धि है एवं आर्थिक विकास है उसको राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही मापा जाता है। इसलिए राष्ट्रीय आय ज्ञात करने से हमें आर्थिक समृद्धि एवं हमारे देश में आर्थिक विकास की माप भी हो जाती है और ये पता चल जाता है कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि कितनी दर से हो रही है। दूसरा हो जाएगा तुलना में सहायक, राइट। राष्ट्रीय आय की गणना होने से हम दो देशों के बीच में या दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उनके बीच में हम राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन भी जो है एनालिसिस या विश्लेषण का ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हर एक दुनिया में मैंने बताया था कि दुनिया में कई अर्थव्यवस्थाओं में कई प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हैं, जैसे किसी देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो कहीं पर समाजवादी है तो कहीं पर साम्यवादी है। तो किस देश में कौन सी आर्थिक नीति है और उसके फलस्वरूप उनकी जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें भी दुनिया में जो जितनी भी आर्थिक प्रणालियाँ हैं उनमें जो आर्थिक नीतियाँ लागू हो रही हैं उनके परिणाम या उनका जो रिजल्ट है वो हमको समझने में बहुत मदद मिलती है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर नियोजन या प्लानिंग में सहायक। राष्ट्रीय आय की गणना से हमें हमारे देश में होने वाले उत्पादन, देश में होने वाले उपभोग एवं विनियोग के समंक या डाटा क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और इन डाटा के माध्यम से ही हम हमारे देश में एक अच्छी आर्थिक नीति या एक अच्छा नियोजन का तरीका अपना सकते हैं। अगला हो जाएगा आर्थिक नीति में निर्धारण, राइट। जैसे मैंने बताया है कि उत्पादन, उपभोग, विनियोग के डाटा प्राप्त होने से उन डाटा को एनालिसिस करके या विश्लेषण करके हम एक अच्छी कर नीति बना सकते हैं, राइट। मौद्रिक नीति का निर्माण किया जा सकता है। साख नीति या प्रशुल्क नीति जो है उन नीतियों के निर्माण में भी बहुत सहायता मिलती है। इसके साथ ही इससे हमारे देश में होने वाले आर्थिक कल्याण की जानकारी भी मिलती है। साथ ही हमें जो जीवन स्तर का जो सूचक है वो भी हमें इससे पता चलता है। यदि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय में वृद्धि अच्छे से हो रही है तो उससे हमें जो है भोजन, हमारे देश के नागरिकों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही अगला जो बिंदु है आय वितरण की जो जानकारी है, हमारे देश में जो कई वर्ग हैं, कृषक वर्ग हो जाएगा, उद्योग वर्ग हो जाएगा, सेवा वर्ग हो जाएगा, उन प्रत्येक वर्ग में जो आय वितरण किस प्रकार का है, कहाँ पर आय वितरण में अधिकता है तो आधिक्य है तो कहाँ पर क्या है, कमी है, उसकी जानकारी भी हमको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती है। और इसके साथ ही आर्थिक संरचना की भी जानकारी हमको जो है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है कि हमारे देश में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है या उनकी कौन कौन सी जो है वृद्धि दर कितनी है, कौन कौन सी कमियां हैं,
उसका भी हम बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कृषि है, उद्योग है, या पूरे सेवा क्षेत्र में जितनी भी आर्थिक अवरोध हैं, चाहे वो कोई नीति हो या आरबीआई की कोई पॉलिसी हो या उसके लिए जो अन्य उत्तरदायी तत्व हैं, उनकी भी हम आसानी से जानकारी पता कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें पूर्वानुमान करने, मतलब योजना के निर्माण में पूर्वानुमान में भी हमको क्या होती है, मदद होती है। और ये जो पूर्वानुमान होते हैं ये नेशनल इनकम की किस पर, गणना पर आधारित होते हैं। जैसे अगर पिछले 2-3 वर्षों में महिलाओं की जो है आय पुरुषों की अपेक्षा क्या है, कम वृद्धि दर से है, तो हमें ये पूर्वानुमान लगाने में मिल जाता है कि या तो जो है हमारे देश में महिला रोजगार में क्या है, कमी है, या फिर उनको उतना पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिल रहा है। इससे हम पूर्वानुमान लगाकर योजना निर्माण में भी हमको बहुत सहायता मिलती है। राइट। अब राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाइयां होती हैं और कौन सी समस्याएं जाती हैं, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके 11 अंक जो है, 11 अंक का प्रश्न या 5 अंक का प्रश्न यहाँ से बनने की बहुत ही क्या है, संभावना है। तो राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व, अब उसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयां जाती हैं और कौन कौन सी समस्या जाती हैं, ये 11 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए हमें बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने बहुत अच्छे से राष्ट्रीय आय की गणना की, जो उत्पादन विधि है, व्यय विधि है या आय विधि है, उनको अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो ये जो जितने भी बिंदु हैं ये उनका ही क्या है, निष्कर्ष है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न जो है कठिनाइयां या समस्या होती हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोहरी गणना। राइट, मैंने बताया है कि राष्ट्रीय आय की गणना में हम हमेशा जो मध्यस्थ वस्तुएं हैं उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। राइट, और नहीं हटाएंगे तो दोहरी गणना होगी, और दोहरी गणना होगी तो उससे राष्ट्रीय आय के जो वास्तविक आंकड़े हैं वो प्राप्त नहीं होगी। राइट, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में जो सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई है वो है दोहरी गणना होना। अर्थात कई बार हम जो है मध्यस्थ वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लेते हैं या राष्ट्रीय आय की गणना में उनको शामिल कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि मध्यस्थ वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारण है, जैसे मैंने बताया था कि जब हम जीबीए से राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अंतिम वस्तु की कीमत में से हम क्या करते हैं, मध्यस्थ वस्तु की कीमत घटाते हैं। लेकिन अगर हमें, जैसे मैंने कहा कि कोई एक कंपनी है वो खुद इंजन भी बना रही है, कार भी बना रही है और टायर भी बना रही है, तो अब वो टायर की यहाँ पर या इंजन की कितनी कीमत मानती है या उसका निर्धारण कैसे करती है, इसकी भी क्या होती है, समस्या होती है। तो यहाँ पर एक तो मध्यस्थ वस्तुओं की कई बार जो है राष्ट्रीय आय में गणना हो जाती है, जिससे वास्तविक जानकारी या वास्तविक राष्ट्रीय आय की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो वहीं उनके मूल्य निर्धारण में भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय आय में अमौद्रिक वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य में सम्मिलित ना होना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर जैसे मेरे पास में कोई पेंटिंग है, मेरे पास में कोई पेंटिंग है या किताब है, राइट, अब उस किताब की जो कीमत है वो मेरे लिए तो क्या है, लाखों करोड़ों की कीमत में। भाई मैं, मेरी कोई पुरानी फोटो है या मेरी कोई पुरानी धार्मिक किताब है या कोई अन्य किताब है, उसको मैं औने पौने दाम पर क्यों बेचूंगा, भाई मेरे लिए तो उसकी क्या है, लाखों की कीमत है। तो कई बार क्या होती है कि जो वस्तुएं होती हैं, अमौद्रिक वस्तुएं, जिसकी कीमत जो है उसका अनुमान हम ठीक तरीके से नहीं लगा पाते हैं। राइट, वैसे ही यहाँ पर जो सेवाएं होती हैं, राइट, उनकी भी। तो राष्ट्रीय आय में अमौद्रिक वस्तुएं एवं सेवाओं को सम्मिलित ही नहीं किया जाता है। जैसे गृहिणी का जो घरेलू कार्य है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। हमारे घरों में जो महिलाएं हैं और जो घरों के खाना बनाने से लेकर जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, और वो लगभग 10 से 12 घंटे कार्य करती हैं, और उनका जो कार्य है उसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके साथ ही हम हमारे बगीचे में जो फल एवं सब्जियां हैं, राइट, फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, राइट,
उनको हम जब स्वभोग के लिए या हमारे खुद के उपभोग के लिए जब उत्पादित करते हैं तो उनको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और इस वजह से हमारी राष्ट्रीय आय में कई सेवाओं एवं कई वस्तुओं का जो मूल्य है वो सम्मिलित ही नहीं हो पाता है। अगला हो जाएगा कि गणना संबंधी क्या होती है, कई अशुद्धियां होती हैं। एक तो राष्ट्रीय आय की गणना में उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं और उन आंकड़ों की गणना में भी कई बार अशुद्धियां होती हैं, जिससे राष्ट्रीय आय की जो वास्तविक जानकारी है, वास्तविक अध्ययन है, वो नहीं हो पाता है। फिर हो जाएगा अपर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े। हमारे देश में कितने फलों का, फसलों का, कार का उत्पादन हो रहा है, इसके आंकड़े भी कई बार जो हैं वो वास्तविक रूप से या शुद्ध आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते। तो जब शुद्ध आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे या अपर्याप्त आंकड़े होंगे तो उससे गणना में भी क्या होगी, समस्या जाएगी एवं कई प्रकार की अशुद्धियां भी होंगी। राइट। इसके साथ ही ये भी आपको समझना कि हमारे देश में जो व्यावसायिक वर्गीकरण है वो भी कई बार क्या है, बहुत ही दोषपूर्ण है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हमने मान लिया कृषि क्षेत्र हो जाएगा और सेवा क्षेत्र हो जाएगा। जैसे अगर हम परिवहन को लेते हैं तो परिवहन किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, और कृषि किस में आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। राइट, खेती। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खेती करने के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसान अपने खेत में जब फसल कटाई होती है या फसल बुआई होती है, उस समय पर जो पीक टाइम होता है वो 18 घंटे काम करता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में जो है वो कई और काम भी करता है। जैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति खेती कर रहा है और वो रिक्शा भी चलाता है, या एक व्यक्ति खेती कर रहा है, उसकी गांव में है या किसी शहर में दुकान भी है, इसके साथ में वो दूध भी बेच रहा है, या हो सकता है उसके पास में एक कार है। तो कुल मिलाकर ये कि कई बार क्या है कि यहाँ पर जो है व्यावसायिक वर्गीकरण ही क्या है, दोषपूर्ण है, और इसकी वजह से हमें शुद्ध आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं और अपर्याप्त आंकड़े प्राप्त होते हैं। इससे भी समस्याएं जो होती हैं। राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर अवैध क्रियाओं से जो प्राप्त आय की गणना होती है उसको भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता है। जबकि अगर हम देखें तो यहाँ पर चिंता का बात यह है कि हमारे देश में आज भी हमारे देश में लगभग 2 से लेकर 3% के बीच में जो ब्लैक मनी है वो मौजूद है, या तथा हमारे देश में अवैध क्रियाओं जैसे जुआ हो जाएगा, सट्टा हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगी, उनसे भी हमारे देश में आय जो है मुद्रा का प्रभाव होता है। और हम जब उनको राष्ट्रीय आय में नहीं करते हैं तो एक हमारी राष्ट्रीय आय की गणना से एक बहुत बड़ा जो भाग है वो छूट जाता है। राइट। वैसे ही मूल्यह्रास के मूल्यांकन की समस्या, ठीक है, हमने देखा था कि जब हम जो है शुद्ध आंकड़े प्राप्त करते हैं तो उसमें हम मूल्यह्रास को निकाल देते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो मूल्यह्रास होता है वो हर एक वस्तु का अलग अलग तरीके से होता है। तो हमारे देश में जैसे कोई कार है, राइट, कोई क्या है, कार है, या फिर आपने कोई मोबाइल लिया है, तो अब यहाँ पर 1 साल बाद हो सकता है कि कार के मूल्य में कितना डेप्रिसिएशन होगा और मोबाइल के मूल्य में कितना डेप्रिसिएशन होगा। पहली चीज़ तो ये कि इन दोनों का जो मूल्यह्रास है वो हम एक विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ हमारे देश में डेप्रिसिएशन को ज्ञात करने के लिए कोई मानक विधि है ही नहीं है। इस वजह से मूल्यह्रास को ज्ञात करने की मानक विधि का ना होना, अपर्याप्त आंकड़ों के होने की वजह से भी जो है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई होती है। फिर हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। राइट। उत्पादन विधि, व्यय विधि एवं कौन सी हो जाएगी, उत्पादन विधि, व्यय विधि हो जाएगी और आय विधि हो जाएगी। राइट। अब उसमें से भी जब 3 विधियों से हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं तो कई बार कुछ आंकड़े जो हैं हर एक विधि के लिए कुछ ना कुछ आंकड़े क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हमको उत्पादन विधि है तो उत्पादन विधि में हमको यहाँ पर जो जितनी भी उत्पादन हुआ है, राइट, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उसके आंकड़े चाहिए। तो कई बार क्या होते हैं कि हम जिस भी विधि से निकालते हैं उसमें आंकड़े कम ही होते हैं, और कई बार जब हम कई विधियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कई बार विरोधाभास की स्थिति, असमंजस की स्थिति भी बन जाती है, जिस वजह से कंफ्यूजन होता है।
राइट। अगला हो जाएगा स्टॉक के मूल्यांकन की क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगा। कई बार जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो स्टॉक है वो रखा होता है, राइट, तो उसके स्टॉक में जो है मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए उसकी भी समस्या जाती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता भी, हमारे देश में कई जलवायु प्रदेश हैं, राइट, और कई सांस्कृतिक केंद्र भी हैं, जिसकी वजह से हर एक राज्य में तथा अन्य क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जिनको हम एक ही विधि से अगर वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को अगर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वो उसमें भी कई बार कठिनाई जाती है। फिर सेवाओं के संबंध में भी क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर 12 बिंदु हैं, राइट। यहाँ पर अगर ये 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, राइट, फसलों कार्य के उत्पादन में, तो इसको ही जब हम थोड़ा सा भी अगर इसको स्पष्ट रूप से लिखेंगे तो ये 250 शब्दों तक पहुँच जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करना है, और ये मैंने बहुत क्रिस्प तरीके से आपको दिया है। जितनी भी कठिनाई या समस्याएं हैं वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है, और ये जो टॉपिक है इसको हम पढ़ चुके हैं। याद रखिए, जब मैंने आपको जो पहली विधि थी, राइट, वह विधि, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सी मदों को सम्मिलित करना है और कौन सी मदों को सम्मिलित नहीं करना है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें निम्नलिखित मदों को, राइट, और निम्नलिखित आइटम्स को हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं, राइट। जैसे पहला हो जाएगा कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को हम सम्मिलित करते हैं। दूसरा, अनुमानित किराया, चाहे आप खुद के घर में रह रहे हो, अगर आप किराए से रह रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, राइट, उसमें तो फिर आपको जो है किराया देना ही है। लेकिन अगर आप स्वयं के घर में रह रहे हैं तब भी हमको यहाँ पर अनुमानित किराए को सम्मिलित करना है। मूर्त जो संपत्तियाँ हो जाएंगी उस पर खर्च, राइट, टेबल, फैन, कूलर जो जितने भी है, और अनसोल्ड इन्वेंट्री हो जाएगी वह विधि में सभी। जैसे ये मैंने यहाँ पर पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं भाई। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे सिग्जम इस विधि से, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पर सी में हमको क्या क्या सम्मिलित करना है, आई में क्या क्या सम्मिलित करना है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको क्या क्या सम्मिलित करना है। जैसे मैंने बताया था कंजप्शन में, तो कंजप्शन में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या हो जाएगा, को सम्मिलित करते हैं, राइट। दूसरा, हम अनुमानित किराए को भी सम्मिलित करते हैं। और तीसरा हमने यहाँ पर देखा था कि जो रॉ मटेरियल उसको खरीदने पर हो जाएगा। फिर मूर्त संपत्तियों पर, यहाँ पर मूर्त संपत्ति जैसे कार हो जाएगा। इसके साथ ही अमूर्त संपत्तियों पर जो खर्च है, जैसे आपने पेटेंट खरीदा है, राइट, पेटेंट खरीदा है, या फिर आपने जो है कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो उन सब को भी क्या करना है, यहाँ पर सम्मिलित करना है, राइट। वैसे ही यहाँ पर जो व्यय विधि में हमने देखा था कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको भी सम्मिलित करना है। इसके साथ ही गवर्नमेंट द्वारा सरकारी कार्यालयों हेतु जो बल्ब है, मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, उन पर जो व्यय किया जाता है वो भी हम सम्मिलित करते हैं। गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को जो वेतन देती है वो भी इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, राइट। फिर हमने निवेश में देखा था कि जो मूर्त संपत्तियां हैं, अमूर्त संपत्तियां हैं, उन पर जो व्यय है वो पूरा का पूरा हम इसमें क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं, राइट। इसके अलावा भी जो विदेशी पर्यटक द्वारा भारत में किया गया जो व्यय है उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। क्योंकि विदेशी पर्यटक भारत में आएंगे तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करेंगे जिनका उत्पादन हमारे देश में हुआ है, इसलिए उनको भी जो है, जो विदेशियों द्वारा जो हमारे देश में जो व्यय किया गया है उसको भी सम्मिलित करते हैं। इसके साथ ही जो सैनिक एवं सुरक्षा सेवा है उस पर भी यहाँ पर पूरा का पूरा खर्च किया जाता है। हालांकि अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट परचेसेस होती है या सरकारी खरीद होती है उसमें हम सभी चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं, राइट। फिर वैसे ही भविष्य निधि में जो मालिकों का क्या अंशदान है वो भी इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, राइट। तो ये ऐसा उत्तर है कि जो हमने 3 विधियां हैं,
3 विधियों में हमको क्या शामिल करना है, क्या नहीं शामिल करना है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम उन बिंदुओं को रिवाइज करें और ये कुछ नए बिंदुओं को ध्यान में रखें तो हम एक बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी मदों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 11 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो कुछ नई चीज़ें हैं उनको भी समझेंगे। यहाँ पर तो आप केवल और केवल इतना याद रखें, देखिए इसका एक ही है, मैंने बताया है कि राष्ट्रीय आय में हमको हमेशा उसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को लेना। इतनी सी बात अगर आप आपके दिमाग में रखेंगे तो बाकी का उत्तर जो है वो आप स्वयं से लिख सकते हैं। राइट, तो देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं उत्पादित नहीं है, उनको हटा देना है। तो पहला, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरित भुगतान या हस्तांतरित जो आय है उसको हम सम्मिलित नहीं करते हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पर नई सेवा का या नई जो है वस्तु उसका उत्पादन नहीं हो रहा, केवल और केवल आय का एक जो है एक जगह से दूसरी जगह पर हस्तांतरित हो रही है। तो यहाँ पर जो जितनी भी हस्तांतरित भुगतान होती है, जैसे गवर्नमेंट जो है वृद्धावस्था पेंशन देती है, वहीं जितने भी विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो ये जितनी भी जो हस्तांतरित आय होती है, ट्रांसफरेबल इनकम होती है, इसको भी राष्ट्रीय आय में जो है हम सम्मिलित नहीं करते हैं। राइट, वैसे ही अगर हम देखें कि ये जो 5वां बिंदु है ये भी हस्तांतरित भुगतान में ही सम्मिलित होता है कि भाई जो एक फर्म है उसके द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाने वाला जो लाभांश होता है वो भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि भाई उत्पादन में दोनों की दोनों जो हैं फर्म है उनका इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर केवल और केवल जब एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को जो लाभांश दिया जाता है उसको भी हम क्या करते हैं, इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर जो वित्तीय सौदे हैं, शेयर हैं, ऋण पत्र हैं आदि का क्रय विक्रय, तो ये सभी जो हैं वो हस्तांतरित आय में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इनको हम यहाँ पर सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हस्तांतरित भुगतान में पहला यहाँ पर हो जाएगा हस्तांतरित भुगतान या हस्तांतरित वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। दूसरा, पुरानी जो वस्तुएं हैं उनको सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उसी वर्ष में सम्मिलित करते हैं जिस वर्ष में उनका उत्पादन हुआ है। फिर विदेशों से प्राप्त उपहार को भी हम यहाँ पर सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को ही सम्मिलित करने हैं। अब विदेश कोई आपका विदेशी फ्रेंड है, उसने आपको कोई उपहार दिया है, तो उस वस्तु या सेवा का उत्पादन हमारे देश में नहीं हुआ, इसलिए हम उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। वैसे ही अचानक प्राप्त आय, राइट, जो सडन इनकम होती है, जैसे आपने कोई प्रतियोगिता जीत ली है, राइट, या आपको लॉटरी लग गई है, राइट, तो उसको भी हम यहाँ पर सम्मिलित नहीं करते हैं। राइट, वैसे ही जो भविष्य निधि है उसमें स्वयं का जो अंशदान है वो भी इसमें क्या होता है, सम्मिलित नहीं होता है। राइट, जैसे हमारे देश में जो है प्रोविडेंट फंड के लिए 3 जो है वो योगदान चल रहा है। एक तो कुछ जो है आधा भाग सरकार देती है, कुछ जो भाग है वो कंपनी देती है, और कुछ हिस्सा जो आपका स्वयं का भी कटता है, तो स्वयं का जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। वैसे ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई है कि गृहस्थ द्वारा अपने घर पर जो किए गए कार्य एवं सेवाएं हैं वो सम्मिलित ही नहीं की जाती हैं। अर्थात महिलाओं के द्वारा जो घरेलू कार्य हैं, राइट, या कोई व्यक्ति भी अगर घर पर रहकर जो घरेलू कार्य कर रहा है, जैसे पालन पोषण हो जाएगा, बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा, उनका होमवर्क कराना हो जाएगा, भोजन बनाना हो जाएगा, घर को मैनेज करना, एवं जो जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे आपके जो हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको एथिकली और मोरली जो ट्रेन करते हैं, उसको इसमें सम्मिलित नहीं करते। वैसे मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर पूंजीगत लाभ एवं पूंजीगत हानि, इनको भी हम सम्मिलित नहीं करते। पूंजीगत लाभ का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास में कोई भूमि है, आपके पास में शेयर है, आपके पास में इमारत है, और कई बार क्या होती है कि इनमें अचानक वृद्धि भी होती है और हानि भी होती है। जैसे हो सकता है कि आपके पास में कोई 1 एकड़ ज़मीन है,
जिसकी कीमत अभी जो है 5 लाख है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 वर्षों बाद उसी 1 एकड़ जो ज़मीन है वो 20 लाख की हो जाए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं हुआ है, राइट। उसकी मांग में भाई हो क्या रहा है कि यहाँ पर हो सकता है मांग कम है, जैसे पहले जनसंख्या कम थी तो जो भूमि है उन पर उनकी डिमांड भी कम थी, इसलिए बहुत सस्ते दामों पर जो है आपको जो है भूमि मिल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अगर आप शहरों में हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदें या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें तो मांग ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो है कीमतें आसमान को छू रही, और भविष्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इनकी कीमतें बढ़ेंगी। इसीलिए जो पूंजीगत लाभ है, चाहे आपके पास में भूमि हो, इमारत हो, या फिर आपके पास में जो शेयर है उनमें जो मूल्य वृद्धि होती है उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके साथ ही जो पूंजीगत हानि भी होती है उसको भी सम्मिलित नहीं करते हैं। जैसे अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी इमारत है या मशीन जो है हानि हो जाती है तो ये एक तरीके से डेप्रिसिएशन में शामिल हो जाता है, इसलिए इसको भी सम्मिलित नहीं करते हैं। फिर अगला जो फर्म है उसके अनसोल्ड स्टॉक की कीमतों में वृद्धि। भाई किसी भी फर्म ने, जैसे कोई कंपनी है जैसे एडिडास के शूज़ हैं, उन्होंने 5 लाख जो जूते हैं बना के रख लिए, लेकिन अगले वर्ष जो है उस कंपनी ने अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया या कोई बहुत बड़ा नेशनल इवेंट होने वाला है तो उसके स्टॉक की कीमतों में जो वृद्धि हो जाएगी उसको भी सम्मिलित नहीं करेंगे। वैसे ही वित्तीय सौदे, चाहे शेयर हो, ऋण पत्र हो आदि का जो क्रय विक्रय होता है उससे जो लाभ हानि होती है उसको भी शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से हस्तांतरण होता है। वहीं गृहस्थ द्वारा अवकाश में बगीचे में फल एवं सब्जियों का उत्पादन, इसके साथ ही अगर आप आपके घर पे बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, घर को मैनेज करते हैं, वो भी शामिल नहीं होता है। वैसे भारत में विदेशी बैंकों द्वारा जो अर्जित आय है वो भी हम यहाँ पर जो है सम्मिलित नहीं करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदें सम्मिलित नहीं होती हैं वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब राष्ट्रीय आय से संबंधित अंतिम जो है वो अवधारणा है वो आपको याद रखनी है। जैसे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो वही क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। और किसी भी देश की जो आर्थिक वृद्धि है या आर्थिक विकास है उसका वास्तविक जो मापक होता है वो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय ही होता है, राइट। क्योंकि कई बार जो जीडीपी है, जीडीपी अगर जीडीपी में वृद्धि होती है तो कई बार क्या होता है कि उसमें से कुछ जो फर्म होती हैं, राइट, कोई इकाई होती है उसकी जब कई बार इनकम में वृद्धि होती है तो कई बार क्या होता है कि इससे आय में क्या होती है, असमानता होती है। इसलिए कुछ लोगों के पास में संपत्ति में बहुत बढ़ोतरी होती है तो वहीं कुछ लोग जो हैं बेरोजगारी के दलदल में धंसते चले जाते हैं। इसीलिए अगर देश की आर्थिक विकास को अगर मापना है तो उसका सबसे अच्छा जो सूचक होता है वो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। फिर जो व्यक्तिगत आय होती है, देखिए व्यक्तिगत आय जो है निजी आय का एक भाग होता है और व्यक्तिगत आय जो पर्सनल इनकम होती है, राइट। पर्सनल इनकम जो है वो हम निकाले तो जो निजी आय है, भाई आपको जो पूरी की पूरी जो निजी आय है सभी स्रोतों से जो निजी आय होती है आपकी, उसमें से अगर हम निगम लाभ कर को क्या कर दें, हटाने, भाई टैक्स तो आपको देना ही है। उसके बाद में जो अवितरित या निगम बचत होती है, तो व्यक्तिगत आय में से यदि निजी आय सभी स्रोतों से अगर हम निगम लाभ कर को और अवितरित लाभ को या निगम बचत को हटा देते हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत आय कहा जाता है। अब व्यक्तिगत व्यय योग्य क्या होती है, सीधी सी बात है, व्यय योग जिसको आप डिस्पोज कर सकते हैं या जिसको आप व्यय कर सकते हैं। तो आपकी जो इनकम है लीगली तौर पर आप बैकअप कर पाएंगे जब आप उस पर क्या कर देंगे, टैक्स दे देंगे। तो यदि हम यहाँ पर व्यक्तिगत आय में से अगर हम व्यक्तिगत कर को हटा देते हैं या जो भी कर है उसको घटा देते हैं तो उस आय को फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर व्यक्तिगत क्या कहेंगे, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय कहेंगे, राइट। तो ये से संबंधित शब्दावली थी। अब हमने
पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से हमने राष्ट्रीय आय की गणना को पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है। अब यहाँ पर कुछ जो है प्रश्न हैं, आप इनको घर पर जाकर इनकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे 3 अंक के जो प्रश्न है उसमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, या एनडीपी मार्केट प्राइस पर क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, या राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं, तो तीनों विधियां जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये। फिर 5 अंक के प्रश्न, जैसे पहला हो जाएगा यहाँ पर उत्पादन विधि क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व क्या है, राइट। फिर यहाँ पर आय विधि क्या होती है, राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदों को सम्मिलित किया जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 11 अंक के प्रश्न, पहला राष्ट्रीय आय के मापन संबंधी कठिनाइयों पर चर्चा कीजिए, और इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये 11 नंबर में पूछा जा सकता है। वहीं दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना की जो व्यय विधि है उसको विस्तार पूर्वक लिखिए। तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं और कौन कौन सी मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसमें कई बार आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि इन दोनों का उत्तर लिखते समय आपको बहुत सी चीज़ें कॉमन लगेंगी, राइट। तो कठिनाइयाँ अलग हैं और कौन कौन सी मदें सम्मिलित नहीं की जाती वो अलग हैं। इसका आप बहुत अच्छे से उत्तर लिखें, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या जाती है तो आप ऐप के माध्यम से मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।